बार आपस में आपका परिचय हो जाए, उसके बाद में हम इसमें फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। प्रेमचंद पाप पंजाब के सदालम में भुवानी जोशी ए नहीं लक्ष्मण राघव फर्स्ट इंडियन न्यूज, आनंद आचार्य खबर एक्सप्रेस, विनय थाली विनय एक्सप्रेस, राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान और रेल गढ़, राहुल मारवा द हिंद 24 न्यूज, राजीव जोशी हिंदुस्तान समाचार, योगेश कुमार खत्री बस 24 न्यूज समागेट एंड टोटल भी है बीकानेर न्यूज दोनों हैं। राजेश रतन व्यास दैनिक नफा नुकसान और द इंडियन डेली न्यूज पोर्ट, के कुमार आहूजा बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर बुलेटिन, मोहम्मद रफीक पठान डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़, सरजीत सिंह मरु संग्राम न्यूज, बलदेव आपने इवन टीवी से केक नासिर ज़ैदी एलईडी सीएम वीडियो सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जो पेंशन स्कीम लॉन्च की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बारे में आपके साथ ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करें। गुड आफ्टरनून, मैं सुरेंद्र सिंह बारेट, सीनियर डीपीओ मतलब सीनियर ऑफिसर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। ये नई जो हमारी यूपीएस की स्कीम में अभी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, ये एनपीएस से ओपीएस की जो डिमांड चल रही थी उसके लिए सरकार ने एक उसमें कुछ सुधार करते हुए उसको प्रेजेंट किया है। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, पहले एनपीएस में कोई गारंटीड पेंशन नहीं थी, ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड थी। यूपीएस में एक गारंटीड पेंशन दी गई है, जिसके लिए ये बताया गया है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस अगर 25 साल की है तो आपको अपनी जो लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक पे होगी उसका एवरेज का 50% आपको पेंशन दी जाएगी। तो ये सब पहला फीचर है। अगर उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने पर पेंशन मिलेगी, लेकिन उसका प्रोपोर्शन उसी रेशियो में कम हो जाएगा। 25 साल के लिए जिसे 50% मिलेगी, अगर कम होगी तो जितने साल कम होगी उसी हिसाब से रेशियो में कम हो जाएगी। ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर था जो एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रोविज़न नहीं था, यहाँ पे फैमिली पेंशन का प्रोविज़न है। अगर एम्प्लॉय की या उसकी फैमिली एम्प्लॉय की या सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन, जो पेंशन एम्प्लॉय को डेथ के टाइम मिल रही थी उसका 60% है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। ये एक इसका सेकंड फीचर है। तीसरा जो फीचर है, इसमें एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस में जो 10% था और वो सेम ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 14% था, उसको बढ़ा करके अभी इसको 18.5% कर दिया गया है। तो ये मार्केट से फिर से लिंक ही रहेगी, तो उसके बेस पे होगा। एक इसमें मेन फीचर है मिनिमम पेंशन का। एनपीएस में ऐसा कोई मिनिमम पेंशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक मिनिमम पेंशन रखी गई है कि मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन इसमें जरूर मिलेगी। अगर 10,000 से नीचे आता है तो 10,000 मिलेगा, अदरवाइज उसकी जो भी पेंशन बनती है वो पेंशन दी जाएगी। एक ही टाइप ऑफ रिटायरमेंट दी जाएगी, वो रहेगा एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस के लिए 1/10 ऑफ मंथली बेसिक का जो है बेसिक प्लस डी है वो अमाउंट दी जाएगी। तो जितने साल की सर्विस होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट दी जाएगी। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि इसमें जारी किए गए हैं। ऑप्शन तो सभी को रहेगा, जो भी एनपीएस में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। ऑप्शन दिया जाएगा, वो यूपीएस चूज कर सकते हैं या एनपीएस चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 टाइम होगा, एक बार ऑप्शन चूज कर लिया देन इट विल बी फाइनलाइज, उसको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। मैं प्रश्न से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं इवन वो हमारे पर्सनल ऑफिसर ने आपको बताए, मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुँचे होंगे। अभी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में और डिटेल्स आना बाकी है, और
वाला है क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का पॉलिसी है और ये कंपेरेटिव को बंद करेगा तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी मिल सकता है कंफर्टेबिलिटी के साथ दे सकते हैं तो तब और डिटेल और डेप्थ आपको दे पाएंगे तो बहुत डिटेल इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है क्योंकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उसमें काफ़ी लोकप्रियता तो रेलवे मंत्रालय काफ़ी तरह से प्रभावित होगा और इसका लाभ उठाएंगे हमारे कर्मचारी तो सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देते हुए जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रही है और जितने हैं उसी के आधार पे हम लोग जवाब दे पाएंगे बाकी और कई फाइनल पॉइंट्स हैं जो कि आप सबके दिमाग में होंगे और हम लोग के दिमाग में इनके संभावित जवाब दिए जा सकते हैं लेकिन अभी जब तक कि हमको एक डिटेल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता है तब तक इसका हम लोग को जवाब देना होगा तो जानकारी हम लोग को बेस्ट पर्सन जवाब दूसरा, आपने यूपीएस की बात की, एनपीएस की बात की, ओपीएस का नाम आपने जबान मिनिमम पेंशन तो ओपीएस में नहीं करेंगे, यूपीएस में ऐसा क्या रहेगा? इसमें जो है कि मुख्यतः जो ऐसे डिसीजंस हैं जो कि हमारे बीकानेर और आसपास में काफ़ी व्यक्ति करते हैं कभी कई यूपी संगठन का डायरेक्टली एक प्रेस के माध्यम और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट के भी ट्रैक किया हुआ है वो नहीं साथ में तो जो भी पॉलिसी अगर कोई इंफॉर्मेशन गैप जो अवेलेबल है उसमें रह गया हो और इसका जानकारी बहुत लोगों तक पहुँचे इस वजह से इसका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का पहुँचे और दूसरा ये है कि हम लोग वैसे भी प्रेस से समय से मिलते रहते हैं जब भी कोई ऐसी पॉलिसी आती है या कोई ऐसा दिशा निर्देश आती है जानकारी आती है रेलवे या कुछ से संबंधित इसमें जो कि मीडिया को इंटरेस्टिंग लगेगा तो ऐसे केस में हम आपको पहुँचने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम है इसके बारे में आप कह रहे थे तो आपको पता ही है कि 2004 के बाद पेंशन स्कीम लगी तो जो डिमांड थी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में जो पॉलिसी जो चीज़ें थी और कई कर्मचारी संगठन इसके ऊपर अपना इसको और कुछ उनके जो लोग ने जो पेंशन स्कीम अवेल करी उसमें भी कुछ इश्यूज आए उनको और जो कि जैसा कि हमारे मार्केट ड्रिवन भी काफ़ी चीज़ें थी जिसमें कि एक ओल्ड पेंशन स्कीम में एक अश्योर्ड आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता था जो कि फिक्स हो जाता था कि आपको इतना मिलेगा इसमें थोड़ा सा मार्केट ड्रिवन होता था दोनों का मिक्सचर किया गया है एनपीएस और ओपीएस दोनों के अच्छे फीचर्स को इसमें लाया गया है तो वो जो मार्केट ड्रिवन रिस्क था कि अगर मान लीजिए मार्केट की वजह से आपको एक सिक्योरिटी नहीं तो उसको देखते हुए उस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास करना आपको अगर मार्केट की तरफ से रिस्क रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता तो आपको एक बेसिकली जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है और इक्विटी उसमें जो होता है जो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फंड हाउसेस तो उससे जो रिटर्न मिलता है उस बेसिस पे आपकी एनओडी बनती है और एनओडी की बेसिस पे आपका रिटर्न तो इसमें क्या है कि मार्केट के रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि कभी ये भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी इन्वेस्ट करे हाई लेवल पे और बाद में उसको उतना रिटर्न ना मिल पाए जो मिलना चाहिए तो उसको देखते हुए रिस्क फैक्टर को कवर करने का प्रयास अभी इसमें और सवाल को ये ऐसा लग रहा है सरकार और मंत्री तो करी चुके रेलवे मंत्री तक कर चुके बताया वो लोग कर चुके हैं ये ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी असंतोष को काटने की कोशिश इस लेवल पर हो रही है बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने उस पर नाराजगी भी जताई है और जैसा कि बारे में आपकी कह रहे थे
सरकार ने ये कहा है ओपीएस जैसी ही है तो फिर एनपीएस क्यों इतना अलग है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है वही आ रही है कि अंशदान कैसे निकाल सकेंगे, इसको लेकर कोई स्पष्ट बात इस पर नहीं दिख रही है। अभी तक जैसा कि आप कह रहे हैं वही हालत हमारी भी है, डेट तो हमारे पास भी नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहें? अभी तक जो आप कह रहे बात सही है कि जो अंशदान एम्प्लॉय का कटेगा उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल में कुछ आया नहीं है। तो बाकी सारी डिटेल्स में जब आएगी तो वो आएगी जो मेन फीचर्स आए हैं अभी तक वो आपके साथ शेयर किए गए हैं और प्रेस के माध्यम से सभी एम्प्लॉयज़ तक जुड़ना चाहते हैं ताकि लोकल मीडिया अगर सारे यहाँ पे लोकल मीडिया से जुड़ के जब जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हर एम्प्लॉय तक और अदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन तक सबसे बात पहुँच जाएगी। बेसिक पर्पज तो नहीं कैसे जुड़ पाएंगे? बेसिक फीचर्स जो है वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अब माइन्यूटली जो चीज़ें हैं वो तो हो सकता है कि आगे और भी चीज़ें हैं क्लियरिफाई होती रहेंगी, और बेसिक फीचर तो यही मेजर 5 फीचर्स हैं वो यही है जो हमने आपके साथ शेयर किया। इसमें मोटा मोटा इसमें पूरा कवर हो जाता है। एक आध छोटी छोटी चीज़ें जो आगे भी आती रहेंगी, हो सकता है कि क्लियरिफिकेशन आने के बाद भी कुछ कई बार हमें डाउट रहते हैं, फिर क्लियरिफाई मांगते हैं, फर्दर क्लियरिफाई होता है। समझ रहे हैं वही फीचर है जो कल वो गिराए गए थे हाँ वही फीचर वही फीचर। वीआरएस को लेकर के क्या ये बताएंगे किधर? वीआरएस को लेकर के इसमें ये है कि वीआरएस का ऑप्शन इसमें है, वीआरएस ले सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस है उसके लिए 10 साल की सर्विस रहेगी। तो उसके बाद पेंशन जो है पेंशन स्टार्ट है वो, लेकिन सुपरएन्युएशन की डेट है उसके बाद ही शुरू होगी। तो वीआरएस ले सकते हैं। क्वालिफाइड सर्विस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगी। अगर कोई 25 साल की क्वालिफाइड सर्विस के बाद लेता है तो उसको पूरी 50% मिलेगी। पहले ले लेता है क्वालिफाइड सर्विस 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो प्रोपोर्शनेट जो बनती है 25 साल के बाद तो लगभग 12.5-13 लाख रुपए बनती है। और इसमें जो है कर्मचारी को सीधा 6 से 7 लाख रुपए का लॉस है, तो फिर अच्छी कैसे होगी? नहीं, ग्रेजुएटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ग्रेजुएटी जो पहले मिलती थी वही ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर पहले 12.5 लाख मिल रही थी वो मिलेगी। दैट लमसम जो 110 पर मंथ फॉर एवरी 6 मंथ है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेजुएटी। वो उस ग्रेजुएटी का हिस्सा नहीं है। दैट इट विल नॉट रिड्यूस द ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी सेम रहेगी, जो ग्रेजुएटी पहले मिल रही थी वही मिलेगी। ऐसा उसमें Yes. 1000 बनती है तो 9 लाख 37,000 रुपये बनेगी, मतलब 50,000 रुपये नहीं, लेकिन उसके बारे में तो कोई इसमें फायदा नहीं। इसके ग्रेजुएटी को कहीं टच ही नहीं किया गया। इसमें ग्रेजुएटी तो इंटेक्ट रखी गई है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। हाँ, कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए होगा तो हम और भी अपने मंत्रालय के जरिए दे सकते एक सवाल मेरा था इधर से कि पहला और दूसरा सवाल जो साथियों ने किया उसी से जुड़ा है कि 8 लाख कर्मचारी है, 23 लाख पूरे केंद्रीय कर्मचारी, उसमें 8 लाख रेलवे के हैं, उस 8 लाख प्लस कर लीजिए, उसमें बीकानेर रेल मंडल का भी बड़ा हिस्सा है। तो कहीं बीकानेर बीआरएम को कहीं असंतोष की भाव नजर आए क्या कर्मचारियों में, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी? कहीं बीकानेर रेल मंडल में जो कर्मचारी और अधिकारी है उनके मन में कोई डाउट है इसको लेके? इसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा। मेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उनसे सबसे बात हुई है और सभी ने इससे संतोष जताया है। और 1-2 यूनियंस ने अपनी तरफ से भी प्रेस के साथ वार्ता की है और उनकी उसमें न्यूज़ भी आई है। तो बीकानेर मंडल के एम्प्लॉइज़ में खुशी का माहौल है और सभी इसका वेलकम कर रहे हैं। वो जरूर जीपीएफ के बारे में इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 10% वो मार्केट में लगाया जाएगा और उसी से आपका शेयर प्लस गवर्नमेंट का शेयर जिसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया, दोनों से मिलकर कॉर्पस बनेगी। उस कॉर्पस के आधार पे आपको पेंशन मिलेगी। अगर उसमें कुछ कम होगा तो वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। बेसिकली जो एनपीएस में ये था कि श्योरिटी नहीं है, वो श्योरिटी इसमें लाई गई है। वही जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो रिस्क वाला फैक्टर था कि जो मार्केट ड्रिवन रिस्क था उसको कवर करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि एम्प्लॉय को कल ये ना हो कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो उसको एक सम अश्योर्ड ना मिले। आपने देखा होगा इंश्योरेंस में भी कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कि एक सम अश्योर्ड रिटर्न्स और कुछ में होता है सम अश्योर्ड नहीं होता है। तो दैट वे इट इज़ अ चेंज इन पॉलिसी कि हम एक आपको सम अश्योर्ड रिटर्न दें। एक ये था कि आपने वेरी फर्स्ट डे जब ये लागू हुई शायद परसों, तो आपकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई, उसमें कुछ नया नहीं है, उसी पे आप चर्चा कर रहे हैं यही है या कुछ और भी उसमें एडिशनल? दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वो एक नेशनल लेवल पे
नहीं, एक आपकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई परसों, हाँ कल जारी की गई, तो उसमें और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नया है या उसी पे चर्चा हो रही है? उसके बीच में कोई नई जानकारी नहीं है। जिनसे कॉन्टैक्ट हुआ है हमें जो फीडबैक मिला जो कुछ। लेकिन आप अगर ये खुशी का माहौल होता तो उन कर्मचारी संगठनों में से किसी बंदे को बुलाते आप, आपको पता चलता कि वो खुश है या क्या है। मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है कि एम्प्लॉय संगठन में अपने लेवल पे किसी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर मैं यही कहने वाला था, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से न्यूज़ दी है, मेरे पास उसकी न्यूज़ है, एक्सपेक्ट न्यूज़ में आई है, मेरी बात करने आई है, ट्वीट किए उन्होंने, मेरी बात करने में न्यूज़ आई है। ये भास्कर जी ये भास्कर हमारे डिविजनल सेक्रेटरी वो गंगानगर में है, तो गंगानगर में उन्होंने लोकल न्यूज़ दी है इसको। बीकानेर का बंदा कोई भी ऐसा नहीं है जो खुश हो इस योजना से। मान लेता हूँ मैं आपकी बात, बीकानेर में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो खुश हो गई ये कहे कि बहुत अच्छी पेंशन स्कीम है। लेकिन ये तो रेलवे कर्मचारी यूनियन की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी यूनियन बीकानेर में मैं रेलवे कर्मचारी यूनियन की बात कर रहा हूँ। इसमें प्रशासन कार्य जो रेल यूनियन के साथ 2 मंथ्स उनके साथ मीटिंग होती है, इससे जुड़े हुए जो भी कुछ उनके रहते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ जो भ्रांतियाँ रहती हैं, वो सब यहाँ इसी मंच पे बैठ के आपस में साझा होती है और ये एक फिक्स मैकेनिज्म है। और उस संबंध में अब नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी यूनियंस के साथ में, ये उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी और उनकी जो भी कुछ सवाल रहेंगे उस चीज़ पे डेफिनेटली रेल प्रशासन बात उनके करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी उनकी डिमांड्स रहती हैं, चाहे ये न्यू पेंशन स्कीम या अभी यूपीएस जो इनमें आई है, प्लस उसके अलावा और भी कई विषय हैं जिन पे हर लेवल पे, चाहे डिविजनल लेवल पे हो हमारे यहाँ, जोनल लेवल पे हो और नेशनल लेवल पे कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहता है। और जो भी समस्याएँ होती हैं उनका कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव या कभी लेजिस्लेटिव जैसा भी रिक्वायरमेंट होती है उसको चेंज करके और सोल्यूशन निकालते हैं। अब ये बेनिफिट मिले तो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए और डिसीजन लिए जाते हैं और ये मैकेनिज्म कंटिन्यूसली चलती रहती है। इनफैक्ट डिविजनल लेवल पे हमारे यहाँ तो यूनियन के साथ अदर देन ये तो एक विषय है जो कि काफ़ी नेशनल इम्पोर्टेंस का है और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा आगे जाके, लेकिन वैसे भी डे टू डे इश्यूज़ को लेकर के हम लोग मतलब कंटिन्यूसली मीटिंग होती रहती है हमारी हर यूनियन के साथ। इवन हमारे यहाँ SC/ST एसोसिएशंस हैं, अगर बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशंस हैं, तो उनके साथ भी जो उनके कई तरह की पॉलिसी और प्रैक्टिकल इश्यूज जो उनके आ रहे हैं उसको लेके हम लोग रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी बात हुई है, बात हुई है हमारी सभी यूनियन से, सभी एसोसिएशन सबसे पर्सनली बात हुई है। ग्रेचुटी में पहले जो फॉर्मूला था कि हर जो 1 साल की कंप्लीटेड सर्विस है उसके लिए जो हाफ मंथ की सैलरी सेम चीज़ उसी पे तो रहेगा। चलिए सर, आपने कहा ये नेशनल मुद्दा है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे निवेदन किया था और इस बार फिर मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर लेता हूँ। रेलवे फाटक की समस्याओं को लेके और पीछे अभी 15 दिन पहले 2 रेलवे क्रॉसिंग के बीच में एक इंजन फंसने की वजह से 1.5 घंटे तक बीकानेर की जनता परेशान रही। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर लेकर अपनी चर्चा हुई थी कि ऐसी समस्याएं बीकानेर में बहुत कम होती है। तो अभी 15 दिन पहले बहुत बड़ी समस्या हो गई थी जिससे 1.5 घंटे दोनों फाटक बंद रहे, बीकानेर की जनता सड़कों पर फंसी गई। शायद आपकी जानकारी में भी नहीं होगा। जानकारी में तो रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन यह है कि जैसे मैंने आपने वैसे ही बताया कि ये विषय आप तो इस ये जो समस्या हुई इसका काफ़ी खेद है और ऐसी समस्याएं जो हैं कभी कभी आ जाती हैं इश्यूज़ पे। अब कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पे वाहन ख़राब हो जाते हैं, जाम लग जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, बहुत तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो बहुत रेयर होता है ऐसा, मतलब आप पिछली बार से आप देखेंगे तो बहुत रेयर इशू होता है और रेलवे विशेष ध्यान रखती है कि गेट जरूरी बंद ना रहे। हम भी इस बारे में अवेयर हैं कि ये प्रॉब्लम आती है और इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्लान भी जैसा मैंने बताया पिछली बार भी बात की थी हम लोग ने ड्रॉ करके दिया हुआ है।
उसमें कुछ कार्य रेलवे को करना है और अधिकतर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल स्टेट गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी हमको अंडर पासेस बनाने हैं, रोड अंडर ब्रिजेस बनाने हैं, तो लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व हो रही ये समस्या कम से कम होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस समस्या को उस लाइट में देखना चाहिए। कोई भी विभाग या ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉब्लम डेलिबरेटली तो क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये इसके पीछे आपका पॉइंट बिल्कुल सुसाइड पॉइंट बन रहा है बीकानेर। आपको पता होगा कि रेलवे एक्ट के अनुसार फर्स्ट राइट ऑफ वे पास करने का रेलवे का होता है। तो पत्रकारिता कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको खबर को इस तरह से पेश करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप उसको इस तरह से पेश करेंगे कि तो अल्टीमेटली जिसका फर्स्ट राइट ऑफ वे है, अब ट्रेन के आगे मान लीजिए आप ही के घर के परिवार का कोई रेलवे कर्मचारी है और वो ट्रेन चला रहा है और कोई कूद के एकदम से ट्रैक के सामने आएगा तो कोई क्या कर सकता, मतलब एक वो अधिकृत नहीं है। एज पर रेलवे एक्ट इट इज अ पनिशेबल लॉ एट ऑफेंस, यू नो दैट अंडर रेलवे एक्ट इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आप ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी है जिम्मेदारी, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी एक जिम्मेदारी है हमारी तरफ से भी, आरपीएफ की तरफ से ड्राइव चलाया जाता है। सर एक जानकारी चाहता हूँ, दिन भर में ऑफिशियल टाइम के हिसाब से कितनी बार बंद होता है, ये खुलता है ये रेल फाटक? जब भी ट्रेन का मूवमेंट होता है तभी बंद खुलता है। अदरवाइज उसका नंबर आप चाहेंगे तो मैं एग्जैक्ट बता सकूँगा, अभी मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है। क्या डीजल इंजन को या उनके ड्राइवर्स को ये इजाज़त है कि वो रजनीगंधा लेने के लिए यहाँ के फाटक बंद कराए और वहाँ रुक के और रजनीगंधा मंगाए और फिर जाए? नहीं, इसकी तो इजाज़त नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग की, सब कुछ बताया, प्रसंज्ञान में भी लाया हूँ मैं, पेपर में भी भेजा मैंने। देखिए ऐसे अगर कोई विषय हुआ है तो उस पर अगेंस्ट डेफिनेटली लोग कार्रवाई करते हैं। डीजल आकर रुकता है और वो गेटमैन को वो पैसे निकाल के देता है, वो दौड़ के जाता है, रजनीगंधा लेकर आता है, फिर उसको देता है और फिर उतर। कोई ऐसा विषय हुआ होगा तो अगर जानकारी में आएगा तो हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। ये ऑलरेडी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया गया है कंसर्न उसको, और उसकी जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे उसको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है, वो प्रोसेस चल रहा है और उसको कंप्लीट हो जाने के बाद फिर एक इशू होगा। उसका एक्शन प्लान पूरा हम आपसे शेयर करेंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा उसका एक मॉडल हमने स्टेशन पे लगा भी दिया है, जैसा प्रपोज्ड हमारा रेनोवेशन वर्क है, जिससे कि जनता ज़्यादा जो हमारे नागरिक हैं आके वो अप्रिशिएट कर पाए हम क्या करना चाहते हैं। तो वंस जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और जिन्होंने ये इस वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे वो अपना विस्तृत कार्यक्रम के साथ आएंगे तो हम आपके साथ दोबारा आपको पूरी जानकारी देंगे। सर हमारे रेलवे यार्ड की जो बात करें, जहाँ पर मीडिया जहाँ से निकलता है, जहाँ से निकलता है, उसमें सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है, किसानों की मीडिया है, कोई नुकसान होता है, ना रेलवे का कोई प्रबंधन है, ना ही कोई। ऐसा है, लालगढ़ का जो गुडशेड है उसका भी डेवलपमेंट का हमने वर्क सैंक्शन कराया हुआ है, जिसमें सरफेसिंग है, उसका शेल्टर है, प्लस साथ ही साथ लालगढ़ यार्ड में काफ़ी रीमॉडलिंग होने जा रही है। सब है कि आपको आक्षेप लगाना चाहते हैं, बात ये है कि समाधान का आपको समाधान तो हर बार बताते हैं हमें, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब तक होगा ये नहीं बताते। आप ये कह रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा ये किसी का लगता है रेलवे ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जो जी आप प्लान आपके साथ शेयर किए लगभग सारे हमने एग्जीक्यूट किए। आपने रीमॉडलिंग बीकानेर स्टेशन का लगभग 2 साल पहले कह दिया कि भारत ये रीमॉडल होगा, लेकिन अभी तक तो उसका टेंडर भी फाइनल हुआ। आपको अगर अरे भाई कोई चीज़ को अनाउंस किया जाता है तो उस दिन से कार्यक्रम नहीं होता है। आपको पता, अगर जानकारी ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो भारत सरकार में काम कैसे किया होता है। जब कोई प्रोजेक्ट प्रपोज होता है, सैंक्शन होता है, उसका एस्टिमेट बनता है, टेंडर होता है, फिर ये घोषणा 2 साल पहले करने की जरूरत क्या है सर? ये पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो आए थे पिछले साल जुलाई अगस्त में ही इसका लोकार्पण शिलान्यास करके गए हैं। उसके बाद अब तक टेंडर 2 साल तो हुए भी नहीं। उसमें लास्ट ईयर एक साल हुए। उसके बाद में टेंडर से आपको याद तो है कि 1 साल ही हुआ है।
चलिए मैं चलिए आप कहूँगा कि जिम्मेदारी के साथ में हम नहीं अपने साहब, आप ही को वक्तव्य याद रखेंगे। रहता, हम लोग तो को तो याद ही नहीं रहता। खासतौर पर आपने बात की उसको लेकर सुनना चाहिए, क्या मकसद था इसका? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो यूपीएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना, और ये जानकारी हमारे एम्प्लॉइज और लोगों में, बीकानेर के लोगों में और हमारे मंडल के लोगों में पहुँचाना कि जो यूपीएस की अनाउंस हुई है उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करना। यूनियन से, ट्रेड यूनियन से जो बात हुई आपकी, क्या लगता है आपको, कितना संतोष है, किस तरह से, किन फीचर्स पर आप फोकस कर रहे हैं कि भैया अभी अच्छा है? विस्तृत हम लोग की अभी इनिशियल डिस्कशन हुए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल हमारी यूनियन मीटिंग्स में टेक्निकली एक्सचेंजेस, बट अभी तक जो मिनिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। किन की फीचर्स को आप रेखांकित कर रहे हैं यूनियन से बातचीत में, या आप आम जन को भी बता रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एक संशय का विषय था एनपीएस में कि एक कंफर्म्ड लोगों को एक पेंशन में पे आउट नहीं मिला, तो इस यूपीएस में इसका ध्यान रखा गया है और कर्मचारियों को एक कंफर्म्ड जो है एक पेंशन आपको मिलेगी जिसकी एक कंफर्मिटी होगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली उसके आगे रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन को रिस्क फ्री होगी। बात करें इनोवेशन की, बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे भी बात की जा रही है, उसको लेकर कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? टेंडर हो गया है, उसकी जानकारी भी हाँ, चाहिए। तो हमारा बीकानेर मंडल का जो एक 471 करोड़ का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था और उसका है टेंडर हो गया है और सक्सेसफुल बिडर भी आइडेंटिफाई हो गया है, उसका लेटर ऑफ हो चुका है और बाकी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़, टेंडर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा और मुझे आशा है कि बहुत ही जल्द काम शुरू होगा और जैसे ही उसका एक हमने मॉडल भी स्टेशन पे डिस्प्ले में रखा हुआ है और जैसे ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है हम आपको डिटेल्स के साथ आपको दोबारा इसको जानकारी। शुक्रिया, थैंक यू।